एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ बूंदी से पधारे कवि सुमित विजय जी। सुमित विजय जी शिक्षक हैं, राजकीय शिक्षक, लेकिन साहित्य के प्रति इनकी गहरी अभिरुचि है। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे हैं। इनसे इनके जीवन परिचय, साहित्य यात्रा के बारे में बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं सुमित विजय जी से। सुमित जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। सुमित जी, सबसे पहले अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई? बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगर मैं मेरे जीवन परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालूं, जी, मैं एक अदना सा सामान्य व्यक्तित्व हूँ जी, और मेरा जन्म और प्रारंभिक शिक्षा नैनवा तहसील के बूंदी जिले में नैनवा तहसील में जी, बासी गांव में संपादित हुई है जी, और माध्यमिक शिक्षा तक मैं वहीं रहा हूँ। जी, उसके बाद 11वीं क्लास में कक्षा 11 में मैं बूंदी आ गया पढ़ने के लिए। जी, उसके बाद मेरा 12th के बाद, क्योंकि पिताजी भी अध्यापक है मेरे, जी, तो मुझे वही अध्यापक ही बनना है, यही था। तो एसटीसी में सिलेक्शन लेना है, जी, तो एसटीसी में सिलेक्शन हुआ। बूंदी डाइट से मैंने एसटीसी की और उसके बाद मेरा अध्यापक में चयन हुआ। जी, लेकिन एसटीसी से लेकर जो अध्यापक में मेरा जो चयन हुआ, उसकी यात्रा थोड़ी जटिल रही। मतलब जी, काफ़ी मुझे अपने आप को एक तरह से, जिसको हम कहते हैं आज के दौर में प्रतियोगी परीक्षाओं का ये दौर है, तो उसमें खुद को साबित करने के लिए मुझे काफ़ी अपनी खुद की परीक्षाएं देनी पड़ी जी, जी, और उसमें मैं खूब असफल हुआ। और इस दौर में मुझे, क्योंकि हम कभी निश्चित नहीं होते भाई जी, हमारा जी, चयन होगा या नहीं होगा, जी, तो मैंने प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट कोचिंग पढ़ाना शुरू जी, कर दिया। बस वहीं से मेरा एक सिलसिला सा शुरू हो गया। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत जी, लिटरेचर हाँ, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बीए किया और एमए मेरा दोनों में है, संस्कृत लिटरेचर में भी और इंग्लिश लिटरेचर में भी। जी। फिर पढ़ाने का सिलसिला और उसके बाद 2018 से अभी वर्तमान में पिछले 7 साल से मैं अध्यापक के पद पर पदस्थापित हूँ जी, और अंग्रेजी से सेवा दे रहा हूँ। जी। सुमित जी, शिक्षक और काव्य देखा जाए तो एक ही संयुक्त जोड़ा है, क्योंकि बिल्कुल जब शिक्षक भी जब हिंदी साहित्य की और उसका रुझान होता है तो काव्य अपने आप बनता चला जाता है। हाँ, पहलू है। तो पहलू है। तो ये काव्य यात्रा का प्रारंभ कब से हुआ आपका? बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और मैं अगर काव्य यात्रा पे बात करूंगा तो काव्य यात्रा और दूसरा जितना भी प्रोफेशन है या जी, जो कहो स्किल, दोनों में काफी बड़ा अंतर है। जैसे कि हम आज कहें कि 2 वर्ष या 3 वर्ष में कविता करना सीख जाएं या कविता लिखने लग जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। जैसी मेरी यात्रा रही है, जी, मेरी जो अनुभूति रही है, मतलब जब मैं कक्षा 6-7 में था, मुझे अभी भी पूरी स्मृतियां पूरी स्पष्ट है। जी, तो वो जो 15 अगस्त और 26 जनवरी के जो कार्यक्रम होते थे, तो उन कार्यक्रमों में भाई कविता बोलनी है, जी, तो उन कविताओं में मैं बिल्कुल हूबहू कविताओं की कहीं से कटिंग लेकर और उनको बोला करता था। और 9 और 10 में आते आते जैसे जैसे कविताओं का स्तर बढ़ता गया, तो मुझे अभी भी एज इट इज ध्यान है कि जैसे कि मानद जो कवि हैं ओज के, डॉक्टर हरिओम पंवार, जी, जी, उनकी कविताएं ऐसे ऐसी कैसी बिना किसी परिवर्तन के उनको याद करना, रट लेना कहूंगा, और उनको हम बिल्कुल बोल दिया करते थे। इस सारे दौर में सबसे बड़ा जो आशीर्वाद मेरे ऊपर ये रहा, माँ वाग्देवी का आशीर्वाद रहा, माँ जी, सरस्वती का। तो मुझे जो फीडबैक मिलता था वो रचनाओं से नहीं बल्कि उस स्वर के कारण मिलता था कि जी, हूबहू जी, इन्होंने गा दिया। लेकिन इस काव्य में कैसे आया, मौलिकता पे कैसे आया, तो जब कक्षाएं में हम कविताएं बोलते थे, तो पीछे से नेपथ्य में से ये आवाजें भी कभी आती थी कि हरिओम पवार की ये साहब उसकी आवाज है। और कभी कभी कुछ अपने लोग भी होते हैं तो हमें ये सलाह भी दिया करते थे कि तुम ऐसा करो ना, अगर खुद की होती ना ये, भले जी, से जी, तुम थोड़ा ही लिखो, जी, जी, कुछ लिखो, तो हम आपको काफी अच्छा फीडबैक दे सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। बस वो जो ठीस थी, जी, मुझे वो जी, जो कमियां जो पीछे से बिल्कुल, मिली, मैंने बिल्कुल, अपने प्रोत्साहन के साथ साथ अपनी कमियों पे बराबर फोकस किया और मैंने वहां से मेरा लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। 2012 में
मेरा अध्यापक तृतीय श्रेणी परीक्षा मैंने दी और उसमें मैं फेल हो गया, जबकि मेरी काफी तैयारी भी थी, जी बहुत कुछ अच्छा भी था, जी लेकिन उसके बाद भी फेलियर मिल गई। तो वहां से भाव शुरू होते हैं और हम्म, वहां से कविताएं शुरू होती है। तो मुझे जो मेरे से जूनियर थे, जो सीनियर थे, तो जूनियर वालों का चयन हो गया और मेरा चयन नहीं जी हुआ। तो मुझे वो कुंठा इतनी, जी और वहीं से मेरी पहली कविता, मैं जी बिल्कुल उस कविता के शब्द भी, और वो हाँ अतुकांत थी हाँ और गेय नहीं थी, हाँ कि तो वो मैंने लिखी। हाँ और सुना उस है। कविता को मैं जरूर आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ से मेरी कविता पहली बार, जी और कि जीवन भर घनघोर घटाएं, पग पग पर संतरास मिला। हाँ, कई कई प्रयास किए, जी जी जीवन भर घनघोर घटाएं, पग पग पर संतरास मिला, निज गौरव के अन्वेषण में सर्वलोक उपहास मिला। उमर हाथ से गई फिसल अब, उमर हाथ से गई फिसल अब, आंखों से आशा रूठी, तथा कथित गुरुता गरिमा की, लोगों को पढ़ाते थे, हम टीचर थे, जी फेल जी हो गए खुद। जी जी तथा कथित गुरुता गरिमा की, माल भाल से जा चूठी, घोर तमिश्रा की कारा में, घोर तमिश्रा की कारा में, विधि है प्रबल प्रमाण मिला, शुद्र ग्रहों को मान मिला और चंदा को अवमान मिला। वाह तो इस तरह से, और उसके अगला बंदे भी सुनिए आप। हाँ फिर इंसान हार जाता है, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता, कि शिथिल हुआ उत्साह हृदय का, शिथिल हुआ उत्साह हृदय का, शोभ उठ रहा मन में प्रतिपल, कुंठा पर कुंठा की परतें, अश्रु बिंदु झरते हैं प्रतिपल। तिक्त हुई मधु स्वप्न श्रृंखला, सारे सपने टूट गए। जी तिक्त हुई मधु स्वप्न श्रृंखला, चिंता को व्यापार मिला, शून्य हुआ तप व्यर्थ साधना, क्रंदन को आधार मिला, जीवन भर घन घोर घटाए, पग पग पर संतराश मिला। ये मेरी प्रथम रचना थी जी जो आई, और उसने मुझे काफी मोटिवेट भी किया, काफी प्रोत्साहित की भी किया। उसके बाद फिर मैंने कविताओं में स्वर डालने की कोशिश की, जी तो यहाँ से मेरी प्रथम जी यात्रा थी काव्य में जो जी आई। सुमित जी, वास्तव में सही बात है। जब मन की कुंठा जब बाहर निकल कर आती है, वो फिर कागज पर उतरती है। यही काव्य का, एक कवि का मन बिल्कुल। होता है। वह वास्तव में आपका जो लेखन है, वो इसी तरह का मुझे आभास होता है। तो इसमें प्रेरणा स्रोत आपके कौन कौन रहे? क्योंकि हाड़ौती में कई साहित्यकार हैं। बिल्कुल। क्योंकि किसी न किसी को गुरु रूप में देखा जाता है, तभी काव्य लेखन आगे बढ़ता जाता है। बिल्कुल। तो अगर मैं इसमें गुरु की बात करूं, तो सबसे पहले तो जिस सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर, वो जी होते हैं हमारे प्रोत्साहक, जो मुझे प्रोत्साहन के तौर पर, जैसे मैंने आपको कोई रचना सुनाई जी और जी आपने मेरा हौसला अफजाई किया, पीठ थपथपाई, तो उसने मेरे को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया। ये तो जी मेरा क्रम था यहाँ तक लाने का। जी जी लेकिन उसके बाद मैंने जब देखा कि अपनी कविता उस स्तर की है या नहीं है, क्या उनमें कुछ कमियां हैं, जी उनको कैसे सुधार किया जा सकता है, तो जो सबसे बड़ा जो माइलस्टोन जिन्होंने मुझे गुरु के रूप में ही संभाल लिया, और मेरी कविताओं को जैसे मैं जब लिखकर भेजता तराशने का जो काम किया, जी जी तो उसमें हमारे अंता के कवि हैं बालाखेड़ा से, जो विष्णु जी विश्वास, बहुत बहुत उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं अगर आज यहाँ पर भी हूँ, तो ये उन्हीं की वजह से है, क्योंकि मैं लिख रहा था, लेकिन लिखने के बाद जो उनको प्रकाश में लाने का अगर प्रमुख काम किया है, जी जी तो वो आदरणीय श्री विष्णु जी विश्वास ने किया है। इसके बाद मैं दूसरा नाम हमारे हाड़ौती में ही अगर लेना चाहूंगा, हालांकि मुकुट जी मणिराज तो प्रकर्ष हैं गीतों जी के, जी उनसे तो हम सीखते ही रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को मतलब इतना योग्य ना माना कि मैं अपनी रचनाओं को, टूटी फूटी रचनाओं को लेकर वहां जा पाऊं। अभी जी भी उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है, तो हम इतने लायक ना मानते हुए, मैंने जो कवि थे उनके निचले पायदान पर, जी उनसे मैंने कोशिश की। फिर आदरणीय श्री गोरस जी प्रचंड, जी जो भी बड़ा बेहतरीन लेखन, बिल्कुल वो हमारे गांव वगैरह में भी कभी कभी सम्मेलनों में भी गए हैं, तो उनसे भी मेरा मिलना रहा है। और तीसरे जो मुख्य स्तंभ रहे हैं, वो हैं आदरणीय श्री देवकी जी दर्पण जी। जी इन तीनों से मैं बराबर सीखता रहता हूँ, और इनसे मेरा अभी भी दूरभाष पर संवाद में अभी भी कुछ लिखता हूँ, तो उनसे वो मुझे बराबर प्रोत्साहन देते रहते हैं। ये प्रोत्साहन मुझे उठाता आ रहा है। मैं विशुद्ध हिंदी की कविताएं लिखता हूँ। हाड़ौती में तो मेरी कभी कोई रचना आई नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं हिंदी में ही लिखूं। जी जी तो हिंदी में जरूर मैं अगर कभी भी किसी से सीखता हूँ, तो वो डॉक्टर विष्णु सक्सेना, जो गीतकार हैं, अंजुम रहबर, जी और हिंदी के प्रकर्ष आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास, उनसे मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से सीखता रहता हूँ, मुझे सिखाते रहते हैं। जी सुमित जी, जो आपने जो हाड़ौती के नाम गिनाए, वो सब इस मंच से जुड़े हुए हैं और इस मंच को साझा भी किया है। वास्तव में बहुत अच्छे गीतकार और बहुत अच्छे रचनाएं उनकी आती है।
सुमित जी, अब तक आप कितनी कविताओं का संकलन कर चुके हैं? देखिए, अगर मैं बिल्कुल यूँ कहूँ, क्योंकि मैंने कई इंटरव्यूज भी सुने हैं, लेकिन जी हो सकता है मेरी यात्रा बिल्कुल अलग रही हो। अब इसको मैं अगर मेरे एकेडमिक रूप से जोड़ूं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा जी कि मैं लिखता भी काफ़ी संक्षिप्त रहा हूँ अभी तक। जैसे मैं परीक्षाओं की अगर बात करूँ तो मैं कभी निबंध तक नहीं पहुँच पाता था, परीक्षा के प्रश्न पत्र में उसको जी हल ही नहीं कर पाता था, तो संक्षिप्त फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते थे। जी तो जी कविताओं में भी ये मेरे व्यक्तित्व में है कि मैंने अभी तक सिर्फ मैं दहाई का आंकड़ा ही छू पाया हूँ। जी जो मेरी ऐसी रचनाएं हैं 10 से 11, तो जो पूरी तरह तैयार है उनको मैं कभी भी मंच से कर सकता हूँ। जी लेकिन रचनाएं कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे मेरी 11 रचनाएं हो गई तो 12वीं पे काम चल रहा है। जी 12, 13, 14 और 15 उन पर एक साथ एक काम चल रहा है। जैसे एक बंद उसका लिख दिया, जी फिर जी उसका लिख दिया, वो कौन सी फिर तैयार हो जाए। तो मतलब 15 से 20 के बीच में है। और निबंध वगैरह जरूर मैं, या गद्य की शैली है जी उसमें भी मेरे को, जो कोविड-19 है जी जी उसके दौरान मैंने काफी लिखा, उसने जी मुझे प्रोत्साहित करने का काम किया। तो वहां से मेरी लगभग 15 से 20 रचनाएं वर्तमान में, कुछ जी प्रकाशित भी जी हुई है जी पत्रिकाओं में, और जी कुछ पर भी काम जारी है। सुमित जी, जब अपनी लेखनी जब किसी अखबार में छपती है, अपना लेखन, या आकाशवाणी, दूरदर्शन, कहीं से भी जब प्रथम बार अपने अपना लेखन अ, जब छपता है, तो कैसा भाव उस समय का था आपका? बिल्कुल, जब ये ये शब्दों में अपन कभी भी, माने कि इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, फीलिंग को कभी भी हम वास्तव में अभिव्यक्त कर नहीं सकते। लेकिन अगर मैं बिल्कुल उसको शब्द देने की बात करूं तो यूं लगने लगता है कि खुद ही खुद से सीखते हैं। क्योंकि बिल्कुल कभी खुद की रचनाएं हम, जैसे कि बुधवार का परिवार परिशिष्ट आता है, उसमें हम देखते हैं तो लेकिन हमें जब हम खुद यात्राएं करना शुरू करते हैं तो अच्छी अनुभूति तो ये है कि मुझे नहीं लगता भाई अपन अपने आप को विशेष मानना, क्योंकि अपने को ये पता नहीं चलता कि हम भी वहां पहुंच गए हैं। ये बिल्कुल तब लागू होता है जब हमारे आगे नए नए कीर्तिमान हैं, बिल्कुल हमें कुछ नए छूने हैं। हाँ, हमारा अगर अंतिम गंतव्य वो हो तब तो हमें कुछ बहुत अच्छा, यानी कि बहुत ऊंचा, बस खुद को अच्छा लगने लगता है। और हमें ये ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी जो लेखनी है वो कुछ, मतलब उसको यश मिलने लगा है या उसको सम्मान मिलने लगा है, तो मैं इसको और निरंतर करूं और मैं इसको आगे लेता चला जाऊं। जी और कोशिश ये रहती है कि हम साझा करें अपने लोगों से। ये प्रयास हमेशा अपना रहता है जब ऐसी कोई सा भी प्रोत्साहन हमें मिलता है, चाहे वो पत्र पत्रिकाओं के रूप में, चाहे वो बिल्कुल आकाशवाणी के रूप में, किसी भी रूप जी। में। सुमित जी, कोई रचना हो दर्शकों को सुनाया? बिल्कुल। और आपका जैसा कि आदेश हुआ है तो मैं बिल्कुल अपने रचना पर, गीता पर आने से पहले माँ शारदे के श्री चरणों बिल्कुल में जो मैंने कुछ छंद लिखे हैं जी वहां से मैं अपने दर्शकों से जुड़ना चाहूंगा। जी उसके बाद मैं मुक्तक और फिर गीत पर आता हूँ। जी सुनिए। प्रणय के पृष्ठ पर अंकित विनय की वंदनाएं माँ। प्रणय के पृष्ठ पर अंकित विनय की वंदनाएं माँ। श्रद्धा सुमनों से है सुरभित सतत निज साधनाएं माँ। सृजन का स्रोत है तुमसे, अखिल जग की समझ तुमसे। सृजन का स्रोत है तुमसे, अखिल जग की समझ तुमसे। करो पूरित सकल लंबित मेरी सदकामनाएं माँ। करो पूरित सकल लंबित मेरी सदकामनाएं माँ। और इसी में जो मैंने फिर अगले छंद भी लिखे माँ हाँ शारदे की वंदना में। पद्म पर विराजमान ज्ञान का करे वितान। ज्ञानियों के ध्यान में जो चित्र मूर्तिमान है। बस पद्म पर विराजमान ज्ञान का करे वितान। ज्ञानियों के ध्यान में जो चित्र मूर्तिमान है। स्वर में ओज का प्रवाह दुर्मति का होता दाह। ध्यान मात्र से तुम्हारे लब्ध कीर्तिमान है। ध्यान मात्र से तुम्हारे लब्ध कीर्तिमान है। आपके प्रभाव से माँ व्योम रच रहे हैं लोग। आपके प्रभाव से माँ व्योम रच रहे हैं लोग। मूढ़ता से मुक्त हो बन रहे सुजान हैं। जिससे छंद मंत्र हैं, जिससे गीत ग्रंथ हैं। ऐसी सुर प्रबोधिनी को कोटिशः प्रणाम है। ऐसी सुर प्रबोधिनी को कोटिशः प्रणाम है। और माँ से मेरी प्रार्थना क्या है
कि शब्द शिल्प भाव बिंब योजना के दान से कर कृतार्थ माँ मुझे अब आप ही सवारिए। चक्र के कुचक्र में प्रक्षुब्ध हो गया था तेज, दिव्य रश्मियों का दान दे उसे उबारिए। प्रसाद के प्रकर्ष का प्रमाण है ये विधियां, प्रसाद की प्रकर्ष का प्रमाण है ये पंक्तियां। प्रमाद को प्रदग्ध कर मुझे भी पथ दिखाइए, व्यर्थ के प्रलाप से विमुक्त करके माँ मुझे चेतना प्रदीप्त करके अर्थ में लगाइए। चेतना प्रदीप्त करके अर्थ में लगाइए। ये माँ शारदे की वंदना में मैंने छंद गढ़े हैं। और इसी क्रम में जब मैं गीतों पर आया तो जी। गीतों पर आने से पहले देखिए मैं गीतों की प्रक्रिया बताना चाहूंगा कि जी जी। इंसान सीधा गीतों पे कैसे आता है। हाँ तो हम प्रारंभ में कुछ केवल पंक्तियां लिखते हैं, वो पंक्तियां मेरी भी कहीं है लिखी हुई पड़ी है, छूटी जी हुई जी। है। लेकिन अगर उससे अगर छोटी कोई प्रक्रिया है छंद और गीत से पहले की, तो वो होते हैं मुक्तक। जी अगर मुक्तक से भी छोटे की बात करें तो दोहों पर हम आते हैं। जी। जी और मुक्तक बनते हैं शैली पर, जीवन दर्शन पर। कोई चीज आपको अगर वो खटक गई, आपने एक मुक्तक उस पर लिख दिया, जी। तो वो कुछ ऐसे मुक्तक हैं। और मैंने श्रृंगार को ही अपनी विधा में चुना है, जी तो जी। कुछ मुक्तक मैं आपको सुनाता हूँ। जी जी। बड़ा आसा है चाहत में जुबां दे कर बदल जाना। वाह क्या बात। बड़ा आसान है चाहत में जुबां दे कर बदल जाना। बहानों का बहाना कर यूं वादों से मुकर जाना। मोहब्बत में वफा क्या है हमें बस इल्म है इतना। मोहब्बत में वफा क्या है हमें बस इल्म है इतना। जमाना जंग को उतरे मगर फिर भी चले जाना। जमाना जंग को उतरे मगर फिर भी चले जाना। और दर्शन देखिए आप कि जहां बातों का ना हो मतलब वहां खामोशियां बेहतर। क्या को। जहां बातों का ना हो मतलब वहां खामोशियां बेहतर। जिन्हें ना रास आओ तुम वहां गुमनामियां बेहतर। जो कहने को तो हो अपने इरादों में खिलाफत हो, जो चेहरे पर तो हो अपने इरादों में खिलाफत हो। तो ऐसे मीर चंदों से फकत बस दूरियां बेहतर। हाँ, ऐसे मीर चंदों से फकत बस दूरियां बेहतर। कभी जो होश आए तो जरा मेरी गली आना। क्या बात। कभी जो होश आए तो जरा मेरी गली आना। शराफत लौट आए तो जरा मेरी गली आना। मोहब्बत को वो क्या जाने जिन्हें फितरत बदलने की। मोहब्बत को वो क्या जाने जिन्हें फितरत बदलने की। वफाएं देखनी हो तो जरा मेरी गली आना। वफाएं देखनी हो तो जरा मेरी गली आना। ये मेरे मुक्तकों का एक सिलसिला रहा। ये मैंने मुक्तक लिखे। उसके बाद मैंने गीतों की यात्राओं में भी मेरा धीरे धीरे मतलब एक चरण शुरू हुआ। और उसमें जो मेरा रिसेंटली अभी हाल ही का एक लिखा हुआ गीत है, नायक और नायिका। तो नायिका और नायक का यानी कि जब उनको ये लगने लगता है कि जीवन में देखिए कि अगर जो विरह जी रहा है तो उसको चाहिए कि उसको वो संयोग की अपेक्षा करता है, आकांक्षा करता है कि उसका संयोग हो, चाहे वो विवाह के रूप में हो, किसी भी रूप में, पर उसको खोना नहीं चाहता। तो जब नायक को ये महसूस होता है कि
ऐसी कोई संभावना नहीं है, और शायद मेरा मिलन ना हो पाएगा, तो उसके मन से जो ठेस निकलती है वही मेरा ये गीत है, और उसे मैं पेश बिल्कुल करता हूँ। सुना। राह तक तक थक गए हैं दो नयन प्रियतम मेरे, राह तक तक थक गए हैं दो नयन प्रियतम मेरे, धीर व्याकुल हो स्वयं अब, धीर व्याकुल हो स्वयं अब, छोड़ता आंगन मेरे, राह तक तक थक गए हैं दो नयन प्रियतम मेरे। और उसका पश्चाताप देखिए कि प्रेम में पग रखने के बाद उसको पश्चाताप होता है कि काश गर ये जान पाते, हे कठिन इतनी डगरी, काश गर ये जान पाते, हे कठिन इतनी डगरिए, मधु मिलन कुछ तो बताते, वेदनाओं के जहरिए, विस्मृति भी ला न पाती, विस्मृति भी ला न पाती, मुझको दर हमदम तेरे, राह तक तक थक गए हैं दो नयन प्रियतम मेरे, राह तक तक थक गए हैं दो नयन प्रियतम मेरे। और नायक जब जोर डालता है तो उसको उसके अतीत की स्मृतियां बार बार याद आती है, जब उसको छूटा हुआ नजर आता है कि देव ग्रह की वे दिया चढ़ बांधे थे मिन्नत के धागे, देव ग्रह की वे दिया चढ़ बांधे थे मिन्नत के धागे, जिसने जो मांगा मिला सब, हम अकेले थे अभागे, सुन के वे वाहिक ऋचाएं, सुन के वे वाहिक ऋचाएं, प्राण अनशन पर मेरे, राह तक तक थक गए हैं दो नयन प्रियतम मेरे, राह तक तक थक गए हैं दो नयन प्रियतम मेरे। और सब कुछ टूटता हाथ से जा रहा है खिसकता, तब भी नायक का विश्वास देखिए किस पर है कि मेरी आशा का विटप अब एक बस तुम पर टिका है, क्या बात है। मेरी आशा का विटप अब एक बस तुम पर रुका है, तुमको पाने की जहल में, तुमको पाने की पहल में, सर मेरा दर दर झुका है, दुनिया इस संशय से चिंतित, दुनिया इस संशय से चिंतित, हो न जाओ तुम मेरे, राह तक तक थक गए हैं दो नयन प्रियतम मेरे। और इस गीत का अंतिम बंद कि उसकी आखिर वो टूट चुका है, लेकिन वो इस चीज को बयां नहीं करता, लेकिन वो अपने मन से पूछता है कि राह तक तक थक गए हैं दो नयन प्रियतम मेरे, कब मेरी परिकल्पनाएं, कब सपन साकार होंगे, कब मेरी परिकल्पनाएं, कब सपन साकार होंगे, कब बनेगी अल्पनाएं, कब अलंकृत द्वार होंगी, कब सजेगी वो हिनाएं, कब सजेगी वो हिना, और भाल पर कुमकुम मेरे, राह तक तक थक गए हैं दो नयन प्रियतम मेरे, राह तक तक थक गए हैं दो नयन प्रियतम मेरे। ये मेरा गीत बहुत था। सुंदर रचना। वास्तव में सुमित जी, जो उत्कृष्ट सृजन जो आपका है, मैं चाहता हूँ ये निरंतर बढ़ता रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप और युवा कवि हैं। सुमित जी, किन किन विधाओं में आपने अपना लेखन शुरू किया? अगर मैं मेरी विधाओं की बात करूं तो अभी तक विधाओं की दृष्टि से तो मुख्यतः कहने की गद्य भी आया,
लेकिन अगर मैं लंबे समय तक अगर इस पे रुका रहा हूँ और मेरा अगर कंटिन्यू अगर बने रहने का कोई इरादा है जो मुझे खींचे रखती है, जी तो वो मेरी ये काव्य हैं। कहने का मतलब श्रृंगार पलक परक शैली में कविताएं, और विशेषतः उनमें भी गजल और गीत। जी गजल भी मेरी दो गजल भी हैं, तो गीत के बाद अगर मुझे कोई रास आता है तो गजल है, जिसमें मैं जगजीत सिंह वगैरह की गजलें सुनता हूँ, तो उनसे मैं प्रेरित होता हूँ, मैं गजल लिखता हूँ। तो गीत और गजल पे मैं टिका हुआ हूँ, और या फिर मुक्तक शैली है मेरी, जी उसमें मैं लिख रहा हूँ, और अभी मेरा लंबा कुछ समय तक इसी पर कुछ जी जी करने का इरादा है। जी। सुमित जी, आपकी रचना निरंतर चल रही है, क्या आगे भविष्य में कोई पुस्तक के रूप में आपकी रचनाओं को संजोओगे, ऐसा विचार है आपका? बिल्कुल, मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में ये प्रश्न था कि क्या ऐसा है, लेकिन मैंने उससे पहले भाई मैं अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने की मैं परवाह ना करूं। जी मतलब मेरा कार्य है सिर्फ सृजन करते जाना। जी क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि जो कवि हैं, जो जैसे हिंदी साहित्य में हम तो सुमित्रानंद पंत, जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जब उनकी हम कविताएं पढ़ते हैं तो उनके मन में कभी ये भाव नहीं रहा कि मेरी रचनाओं को मैं प्रकाशित करवाऊं। कहने का मतलब अगर मेरी रचनाएं प्रकाश्य हो, मेरा प्रयास है कि वो प्रकाशन के योग्य हों, जी तो स्वतः ही उनका प्रकाशन हो जाएगा। और फिलहाल तो मेरी शुरुआत है, तो मैंने अभी इस पर इतना केंद्रित नहीं किया है मन को। हाँ, ये लगता है कि अगर मैं अगर बेहतर करता हूँ तो स्वतः ही वो भी आगे का एक स्टेप है, एक चरण है, तो जी वहां तक मुझे उनसे भी होकर गुजरना है, जी तो वहां भी निकल जाएंगे। बाकी फिलहाल मेरा काव्य मंचों पर ही रहने का जी कोशिश है, गीतों को गुनगुनाने का, रचना करने का, यही मेरा मुख्य ध्येय है फिलहाल जी। तो। ये थे हमारे साथ बूंदी से पधारे कवि सुमित विजय साहब। राजकीय शिक्षक हैं, लेकिन काव्य रचना की यात्रा ये निरंतर जारी रख रहे हैं, और भविष्य में इनका मानना है कि साहित्य सृजन ये अनवरत करते रहेंगे, और साहित्य के रूप में विचार एक पुस्तक सामने लाने का जब समय आएगा, तब जरूर ये अपनी रचनाओं को उसमें संकलित करेंगे। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।